संस्कृति विश्वविद्यालय और इससे पहले आईसीआर सिस्टम के कई सारे पदों पर रहते हुए उनको विभूषित किया है। ऐसे ही प्रोफेसर जेपी शर्मा जी ओएसडी में डीन एग्रीकल्चर, डीन बेसिक साइंस चतुर्वेदी जी, सभी साथियों, जाने में अनजाने में हम कई बार चीजों को ठीक से समझ नहीं पाते, व्यक्तियों को ठीक से समझ नहीं पाते और विवाद का विषय बनाते हैं और बनते हैं। आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में हम सब एकत्रित आए हैं, तो आज ऐसा अवसर है कि हम उनकी जिंदगी के सभी पहलुओं को समझें। समझना तो इतना मुश्किल काम है कि जिसके साथ हम 24 घंटे रहते हैं उसको भी नहीं समझ पाते हैं। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिनको गए हुए भी इतने साल हो गए, उनको कैसे समझेंगे? मैं अगर आपसे पूछूं लक्ष्मीबाई कौन थी तो आप कहेंगे कि अंग्रेजों से लड़ने वाली एक लड़ाका थी। मैं पूछूं कि कमर पे कौन बंधा था तो आप कहेंगे कि उनका दत्तक पुत्र बंधा था। मैं पूछूं उसका नाम क्या था, और फिर उसके बाद उसका क्या हुआ। मैं पूछूं तुलसीदास जी कौन थे, या मैं पूछूं कबीरदास जी कौन थे, तो आप बताएंगे तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी, लेकिन किन परिस्थितियों में लिखी और तुलसीदास को तुलसीदास बनने के जो कारण थे, कुंभनदास को कुंभनदास बनने के जो कारण थे, या मीरा ने वृंदावन में आके जो कृष्ण भक्ति दिखाई, तो वो मीरा के जीवन का एक पक्ष था। और मीरा की जोधपुर से, उदयपुर से और वृंदावन की यात्रा में कौन कौन से पड़ाव थे, तो शायद वो हमें समझ में नहीं आए। आज हम एक व्यक्तित्व की चर्चा करने के लिए हैं, और व्यक्तित्व बनते नहीं हैं, व्यक्तित्व गढ़े जाते हैं, व्यक्तित्व बनाए जाते हैं, व्यक्तित्व बिगाड़े जाते हैं, और सारा का सारा खेल इमेज बिल्डिंग का है। अब्दुल हमीद पेंटागन के नीचे किधर से आए, उन्होंने पेंटागन के नीचे क्या किया, वो व्यक्तित्व गढ़ने वाली बात है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किन परिस्थितियों में रहे और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का क्या योगदान है, और आज के समय 2023 में उनके जीवन की क्या प्रासंगिकता है। और भारत सरकार भारत रत्न भी देती है और गजट पास करके आज के दिन का अवकाश भी घोषित करती है। तो ऐसे क्या कारण हैं, क्या है उनके व्यक्तित्व में, उनका क्या योगदान है, इसको समझे बगैर तो रह नहीं सकते। हम चाहे 2023 में रहें या फिर 2123 में जाएंगे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को समझे बगैर तो एकेडमिक फील्ड में हम कैसे रहेंगे। और जो बातें अंबेडकर जी के बारे में हवा में हैं,
और जो हम सुनते आए हैं उनमें कितनी सच्चाई है। एक कम से कम प्रोफेसर का तो ये काम है कि वो उन बातों को समझे, उन पर एनालिसिस करे और आगे स्टूडेंट्स को बताए। जब भी जितनी भी बातें आज और कल के अखबारों में आएंगी डॉक्टर अंबेडकर जी के बारे में, वो उनके जीवन का एक 10-12% का हिस्सा ही है। क्योंकि जिन बातों को ये कहा जा रहा है कि डॉक्टर अंबेडकर जी के कारण ऐसा हुआ, उन बातों को बैकग्राउंड में समझने की भी आवश्यकता है। मनोज, तुम्हारे बराबर में जो बैठी ना, आगे बैठा था। वैसे तो मेरा अपने ऊपर बहुत कंट्रोल है, लेकिन फिर भी अगर कुछ ध्यान भटकता है तो विषय में भटकाव आता है। डॉक्टर अंबेडकर जी को समझने के लिए थोड़ा बैकग्राउंड को समझना होगा, इतिहास को समझना होगा। राम पैदा हुए हैं अयोध्या में, गए हैं श्रीलंका। कृष्ण पैदा हुए हैं मथुरा में, पहुंचे हैं द्वारिका। और श्रीलंका जो है वो काहे की है? सोने की। सोना कहां से आया? श्रीलंका। और फिर कृष्ण क्या करने गए थे द्वारिका? इधर क्यों नहीं गए हिमालय पे? तो भारत की समृद्धि के, भारत को क्या कहा जाता है? चिड़िया सोने की। तो भारत को सोने की चिड़िया 4 रास्तों से बनी। एक श्रीलंका के रास्ते से, एक द्वारिका के रास्ते से, एक ढाका से और तिब्बत में ल्हासा जो राजधानी है उससे होते हुए लंदन तक का रास्ता, जिसको सिल्क रूट कहते हैं। दूसरा उज्जैन से और जोधपुर उदयपुर होते हुए, काबुल होते हुए लंदन तक का जो ये रास्ता था, इसको अफीम रूट कहते थे। तीसरा जो जहाज उतरते थे या नावें द्वारिका आती थी, ये समुद्री मार्ग से, या तो समुद्री मार्ग या स्थल मार्ग। और राम के दरबार में या राम की सेना में किसी एक सवर्ण का नाम आपको याद है? किसी एक ठाकुर का नाम याद है? विश्वामित्र और वशिष्ठ मुनि को छोड़कर दूसरे ब्राह्मण, तीसरा विभीषण का नाम सुनेंगे, लेकिन वो आया बाद में। बाकी पूरा का पूरा जो राम दरबार है उसमें कौन है? निषाद राज है। उनके जीवन में कौन है? केवट है। उनके जीवन में कौन है? सबरी है। और जो उनके जीवन को लिख रहे हैं वाल्मीकि, वो कौन है? और कृष्ण के जीवन में जो है, कोई तन सुखा है, कोई मन सुखा है, कोई तन से सूखा है, कोई मन से सूखा है। 5132 साल हो गए महाभारत को हुए, और उसके 36 साल बाद कृष्ण जी दुनिया को छोड़ के गए तो कलयुग शुरू हुआ। और महाभारत में इतने लोग मारे गए थे, इतने लोग मारे गए थे कि 2500 साल तक ये देश लड़ा नहीं। 2568 साल पहले, माने कृष्ण के जन्म से लेकर आज तक, कृष्ण के जन्म से लेकर आज तक बिल्कुल बीचों बीच में महात्मा बुद्ध पैदा हुए। 2568 साल।
महात्मा बुद्ध का जिक्र करना इसलिए जरूरी है कि जब डॉक्टर अंबेडकर जी को मोहम्मद साहब, ईसा मसीह और कृष्ण किसी एक में से चुनना था और महात्मा बुद्ध चारों में से किसी एक को चुनना था, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने उन तीनों को रिजेक्ट किया और महात्मा बुद्ध को सेलेक्ट किया। महात्मा बुद्ध अपनी परिस्थिति की एक अलग किस्म के प्रोडक्ट थे। परिस्थिति क्या थी कि लोग शिकार ज्यादा करते थे, और शिकार किस लिए करते थे कि सोने की लंका को भी बचाना था और द्वारिका को भी बचाना था, और इस देश में को जो सोने की चिड़िया था, इस चिड़िया को लुटने से बचाने के लिए गार्ड की, सिक्योरिटी गार्ड्स की जरूरत थी, सिपाहियों की और सैनिकों की जरूरत थी। तो हर देश की, हर समाज की अपनी व्यवस्थाएं होती हैं। मैं कई बार बोला हूं कि मधुमक्खियों का एक अपना समाज है, और डॉक्टर अंबेडकर जी बार बार कहते थे कि शिक्षा, वो शेरनी का जो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो शेर की और शेरनी की चर्चा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बहुत करते थे। तो शेरों का भी एक अपना समाज है और शेरों की भी अपनी एक साइकोलॉजी है। मधुमक्खियों में 4 प्रकार की मधुमक्खी होती है। एक 8 राजा होते हैं, एक रानी होती है, आधे सैनिक होते हैं, आधे सेवक होते हैं। जब आप मधुमक्खी के छत्ते में उंगली डालोगे तो जो आपको डंक मारेगा वो सैनिक होगा। जो मधु इकट्ठा करने जाते हैं वो सैनिक नहीं जाते, वो लेबर इकट्ठा करने जाते हैं। बच्चे पैदा करने का काम रानी का है और राजाओं का है, उनमें 7 मारे जाते, एक जिंदा रहता है। इसी तरीके से जब सोने की चिड़िया को लूटने के लिए दुनिया के डकैत आते थे, चाहे समुद्री मार्ग से या स्थल मार्ग से, तो उनको रोकने के लिए कुछ लोग चाहिए होते थे, सिक्योरिटी गार्ड। और ऐसे नहीं कि जिनके हाथों में डंडा हो, ऐसे चाहिए होते थे कि जिनके अंदर किलिंग इंस्टिंक्ट हो, समय आने पर वो मार सके। उनको मारने में सेकंड नहीं लगने चाहिए, और वो मारना सिखाया जाता था एक समाज के एक वर्ग को, और उसका तरीका था शिकार। कि जब शिकार करेंगे, हिरन का करेंगे या किसी का भी करेंगे, तो मारना आना चाहिए। जो हिरन मार पाएगा वो डकैतों को मार पाएगा, इस देश के आक्रांताओं को, लुटेरों को मार पाएगा। तो शिकार जरूरी था देश की रक्षा के लिए। पूरे के पूरी सोसाइटी को शिकार करने की जरूरत नहीं थी, जिस प्रकार पूरी की पूरी मधुमक्खियों को मधु इकट्ठा करने की जरूरत थी। तो उन शिकारियों से आपत्ति थी महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध ने कहा, जियो और जीने दो, प्राणियों पर दया करो। बात बहुत अच्छी थी और होनी भी चाहिए, और हम सनातनी हैं, हम जीव हत्या में विश्वास नहीं करते। लेकिन देश की, राष्ट्र की रक्षा के लिए अगर राष्ट्र की महिलाओं को, बच्चों को, सोने को, चांदी को बचाने के लिए डकैतों को मारना पड़े तो मारना अपराध नहीं है। और उनको मारने की ट्रेनिंग शिकार से होती थी। तो अब महात्मा बुद्ध और उनसे 29 साल पहले हुए महावीर स्वामी, तो एक कालखंड में एक ही तरीके के लोग पैदा होते हैं, जैसे आज एक तरीके के लोग पैदा है। अंबेडकर जब 1891 में हुए तो 1889 में जवाहरलाल नेहरू पैदा हुए, डॉक्टर हेडगेवार पैदा हुए, उससे 20 साल पहले गांधी जी पैदा हुए। तो एक कालखंड में एक जैसे लोग पैदा होते हैं। तो महात्मा बुद्ध के कारण और उनके शांति के संदेश के कारण एक समय इस देश में ऐसा आया
कि काशी में 2-4 घरों को छोड़कर और महाराष्ट्र में 2-4 गांवों को छोड़कर इस देश में एक भी हिंदू नहीं बचा था, एक भी सनातनी नहीं बचा था। सनातनी मतलब जो मंदिर जाता हो, पूजा करता हो, और ऐसा 400 साल तक चलता रहा। अशोक हुआ, अशोक की कबाब बिंदुसार, बिंदुसार कबाब चंद्रगुप्त, तो चंद्रगुप्त फिर बिंदुसार फिर अशोक, और अशोक की 10वीं पीढ़ी पे जाके पुष्पमित्र शुंग, तब देश की परिस्थिति बदली। फिर से लोगों ने हथियार उठाए, फिर से देश की रक्षा शुरू हुई। अब क्या होता, धीरे धीरे आते आते 712 आ जाता और भारत पर पहला आक्रमण, जो बड़ा आक्रमण है, मोहम्मद बिन कासिम का सिंध पर होता, राजा दाहिर पर। तो 712 से 1757 तक, 712 से 1191 तक कुछ ज्यादा हुआ नहीं। 1191 में पहली बार मोहम्मद गौरी के बाद गुलाम वंश, फिर तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, खिलजी वंश, ये सारे वंश होते हुए 1757 प्लासी का युद्ध आ जाता है। 1757 में अंग्रेजों की सरकार बन जाती है। अब अंग्रेज पहला विश्व युद्ध लड़े, फिर दूसरा विश्व युद्ध लड़े, और अंग्रेजों की नजर थी भारत के व्यापार पर, और उनको खुद ताकतवर बनना था। तो भारत 47 में आजाद हुआ, चीन तो आजाद हुआ नहीं था, 49 में आजाद हुआ, तो 1917 में रसिया आजाद हो गया था। तो भारत के लोग, कमजोर लोग, टकटकी लगाकर मास्को की तरफ देखते थे कि रूस हमारी मदद करे। अमेरिका खड़ा नहीं हुआ था, तो उनका पूरी की पूरी जो ताकत थी भारत के व्यापार को रोकने की थी। तो उन्होंने क्या क्या तरीके अपनाए, तो एक तरीका तो ये अपनाया, अब आप किताबों में पढ़ते हो कि पाकिस्तान धर्म के आधार पर बना, सच्चाई ये इतनी सी है, धर्म को आधार बनाकर, भावनाओं को भड़काकर भारत के पश्चिमी सीमा पर एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी करने का काम था, जिससे ये अफीम रूट लंदन तक न जाए। उनकी योजना एक और देश बनाने की थी, क्योंकि भारत की जो क्रांतिकारी थे उनकी रूस से बात हो गई थी कि मास्को से लेकर दिल्ली तक रेलवे लाइन बिछानी थी, और मास्को से जो आज गैस सिलेंडर का रोना सारी महिला रोती है, तो वो नहीं होता। 20-30 रुपए का सिलेंडर आ रहा होता अगर 47 के बाद मास्को से लेकर दिल्ली तक पाइपलाइन बिछ जाती गैस की। तो एक देश जिसको गुलाम कश्मीर कहते हैं, उसको उन्होंने डिस्पुटेड बनाकर, देश तो नहीं बना पाए लेकिन उस इलाके को डिस्पुटेड कर दिया, और मास्को से रेलवे लाइन और ये नहीं बन पाई। एक देश और वो बनाना चाहते थे, और वो देश था ढाका से, बांग्लादेश तो हो गया, ढाका से लेकर और तिब्बत, जिसको आउटर तिब्बत कहते हैं, उसका इंस्ट्रूमेंट बना रहे थे लोग। इन्होंने किताब लिखी है, रानाडे, गांधी और जिन्ना। इनकी कुल मिलाकर 32 डिग्रियां हैं, 14 किताब है, और जिसके बारे में इनकी सबसे ज्यादा चर्चा होती है कि इन्होंने छुआछूत का निवारण किया, उस पर सिर्फ 3 किताबें हैं। बाकी इनकी 5 किताबें इकोनॉमिक्स पर है, चर्चा नहीं होती। इनकी 3 पीएचडी, तीनों की तीनों इकोनॉमिक्स पर है, चर्चा नहीं होती। एक डीएससी, एक डीलिट इकोनॉमिक्स पर है, चर्चा नहीं होती। बैरिस्टर है, वो कानून की पढ़ाई है, इसलिए 47 में कानून मंत्री बने, चर्चा नहीं होती। चर्चा किसी और बातों पर होती है, क्योंकि उनके उसमें एक अलग प्रकार की राजनीति है। तो इनकी जो किताब है रानाडे, गांधी और जिन्ना, जब आप उस किताब को पढ़ेंगे
तो आपको समझ में आएगा कि चल क्या रहा था अंग्रेजों के दिमाग में। उन्होंने जिन्ना तो खड़ा कर लिया एक भारत की इस सीमा पर एक दीवार बनाने के लिए। वो भारत की इस सीमा पर भी एक देश बनाना चाहते थे, उसका इंस्ट्रूमेंट बनाना चाहते थे। क्योंकि तिब्बत 1914 में तिब्बत हमसे अलग देश हुआ था। 1914 तक तिब्बत हमारा ही एक स्टेट था और चीन नाम का कोई देश था नहीं। वो तो बोला अंग्रेजों का इधर से, कोरियंस का उधर से, जापानियों का उधर से था। वो भी 1949 में। तो उस दीवार को खड़ा करने के लिए इनको तैयार किया जा रहा था। लेकिन इनका जो हिंदुस्तान, जब तक हिंदुस्तान रहेगा, इनके जो दो एहसान मानेगा हिंदुस्तान, वो एक ये है कि ये अंग्रेजों की उस चाल में नहीं आए। जिन्ना पाकिस्तान बना बैठा, लेकिन ये इनसे जो एक देश बनवाया जा रहा था, उस देश को इन्होंने डिनाई किया। इनकी किताब है और उस किताब का नाम है द स्टेट ऑफ माइनॉरिटीज। उस किताब को जब आप पढ़ोगे तो उसमें ये कैसे, जब इन पर प्रयास हो रहे हैं इनको कहीं और ले जाने के, तो वो कैसे डिनायल मोड में। तो भारत इनका हमेशा एहसानमंद रहेगा, क्योंकि ये अंग्रेजों की चाल में नहीं आए और जो दूसरे लोग थे उनकी चाल में नहीं आए, और इन्होंने एक अपना अलग रास्ता चुना। 32 डिग्रियां लेने के बाद ये कर क्या रहे थे? अधिकतर डिग्रियां इनकी 1923 तक हो गई है। 1923 में डीएससी करके वापस आ गए। बाद में जो इनको कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स ने या उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद ने जो डिग्रियां दी हैं, वो सारी की सारी मानद है, पढ़कर नहीं है, मानद है। पढ़ने लिखने वाले बहुत थे। 80,000 किताबें थी इनकी अपने घर में और 21 घंटे पढ़ते थे रोज। प्रोफेसर नहीं थे, फिर भी 21 घंटे पढ़ते थे रोज, और 18 घंटे से कम कभी नहीं पढ़े एक दिन। ऐसे कोई अम्बेडकर नहीं बन जाता। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने इसमाई फिराकर एक अलग पॉलिटिकल पार्टी बनाई और चुनाव लड़े। 15 इनके लोग जीते भी। बाद में 47 में देश आजाद हुआ तो इनको कानून मंत्री बनाया गया, और तब तक रिजर्वेशन नहीं था। किसी रिजर्वेशन के तहत इनको कानून मंत्री नहीं बनाया। 1951 में ये हिंदू कोड बिल लाना चाहते थे पार्लियामेंट में, और वो लेकर आए। इस बात का नेहरू जी ने विरोध किया, तो इन्होंने इस्तीफा दे दिया कानून मंत्री से। हिंदू कोड बिल वही है जिसको आजकल कॉमन सिविल कोड कहा जाता है। अखबारों में आप कॉमन सिविल कोड जिसको पढ़ते हैं, वही ये लेकर आए थे, समान नागरिक संहिता। और ये समान नागरिक संहिता क्यों लेकर आना चाहते थे, वो मैं बताऊंगा किसी। तो इस वजह से दिया। फिर 1952 का ये उत्तरी मुंबई से चुनाव लड़े, और जो इनका सबसे ज्यादा नाम लेते हैं उन्होंने इनको चुनाव कराया। तब तक भारतीय जनता पार्टी बनी नहीं थी। 54 वाला ये चुनाव लड़े तो भारतीय जनता पार्टी का नाम उस समय भारतीय जनसंघ था, तो इनका समर्थन करके चुनाव लड़ाया। लेकिन पार्टी छोटी सी थी, कार्यकर्ता भी थोड़े से थे, फिर भी चुनाव हार गए। 2 चुनाव लड़े पार्लियामेंट के, दोनों के दोनों हारे थे। तो हारना कोई बड़ी बात नहीं। विंस्टन चर्चिल जिसने द्वितीय विश्व युद्ध जीता, वो चुनाव हार गया था। तो चुनावी राजनीति अलग है, युद्ध की राजनीति अलग है, दोनों अलग अलग बात है। चुनाव हारने से किसी के व्यक्तित्व का अवमूल्यन नहीं किया जा सकता। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो, अब इनका जो एक पक्ष है कि भाई इन्होंने छुआछूत को खत्म करने के लिए काम किए, और इनकी 3 किताबें छुआछूत पे है भी। लेकिन इनकी जिंदगी का ये एक पक्ष है। जब हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की चर्चा कर रहे हैं तो उनको एक अर्थशास्त्री के रूप में चर्चा,
जब हम उनकी चर्चा कर रहे हैं तो एक कानूनविद के रूप में चर्चा करें। मसौदा कमेटी के तो सदस्य भी थे, संविधान मसौदा समिति जो थे अध्यक्ष भी थे उसके। जब हम उनकी चर्चा कर रहे हैं तो एक राजनेता के रूप में करें कि वो राजनीति के द्वारा बदलाव लाना चाहते थे, और वो कहते थे कि अगर अच्छे लोग राजनीति में नहीं आएंगे तो बुरे लोग आ जाएंगे, और राजनीति का ऐसा स्वभाव भी है। तो अंबेडकर जी के एक पक्ष को लेकर चलना, इसको मैं गंदी राजनीति कहूं। जिनको वोट लेने हैं वो उनके एक पक्ष को लेकर चलते हैं, उनके पढ़ाई के पक्ष को, उनके कानून के पक्ष को, अर्थशास्त्र के पक्ष को लेकर नहीं चलते, क्योंकि पढ़ते नहीं है। उसको लेकर ना चलो तो कम से कम उनके निजी जीवन को लेकर चलो। तो उनके शिक्षक कौन रहे? माधव अंबेडकर जी रहे, जिन्होंने इनको विदेश भेजा। बड़ौदा के राजा वो कौन थे? गायकवाड़ थे, जो इनकी सेकंड वाइफ बनी। बाद में वाइफ से पहले वो 10 साल साथ में रही, और इनकी नर्स थी, वास्तव में डॉक्टर थी वो, सविता। वो कौन थी? और वो तो ब्राह्मण थी। तो अगर 10 साल कोई ब्राह्मण कन्या, उस समय उम्र ही कम है, साथ रहने के बाद भी एक दलित आंदोलन के अगुवा से शादी करती है, तो इसका मतलब ना तो वो दलित अगुवा ब्राह्मण विरोधी है, और ना वो ब्राह्मण कन्या दलित से कोई उसको आपत्ति है। इसका मतलब सविता ने जब 10 साल रहने के साथ रहने के बाद शादी की, तो उन्होंने समझ तो लिया होगा ना अम्बेडकर को। और बाद में अम्बेडकर पे आरोप लगाएंगे कि अम्बेडकर तो केवल प्रधानमंत्री बनने के लिए ये दलित मूवमेंट को लेकर चल रहे हैं। वास्तव में अगर ये दलित मूवमेंट को लेकर चल रहे थे तो दलित महिला से ही शादी करते। तो ना तो इनके टीचर ने रिजर्वेशन के कारण इनको पढ़ाया, ना गायकवाड़ जी ने रिजर्वेशन के कारण इनको वजीफा दिया, और ना सविता ने रिजर्वेशन के कारण शादी की। तो ये जो सारी बातें हैं जो अंबेडकर जी के एक ही रूप को दिखाई जाती हैं, ये केवल वोटों को लेने का एक यंत्र तंत्र मंत्र है। वो अंबेडकर जी के साथ में न्याय नहीं करते। अंबेडकर जी के साथ में न्याय ये होगा कि हम उनकी लिखी हुई 14 की 14 पुस्तकों को पढ़ें, उनके जीवन के जो संघर्ष था, एक संघर्ष तो वो भी था, लेकिन जो बाकी संघर्ष था उस संघर्ष को समझें, उस समय की देश की परिस्थिति को समझें, और उन पर जो डोरे डाले जा रहे थे अलग अलग लोगों के, उन डोरों को समझें। जिस तरीके से जिन्ना को एक यंत्र बनाया जा रहा था, तो इनको भी एक यंत्र बनाकर एक नया देश बनाने की कोशिश की जा रही थी इस देश में, तो उसको समझें। फिर उनके योगदान को समझें और उनकी महानता को समझें कि अल्टीमेटली उन्होंने महात्मा बुद्ध वाला रास्ता अपनाया, उन्होंने दूसरे रास्ते नहीं अपनाए। आज 2023 में हम खड़े होकर या बैठकर जो ये बातें चर्चा कर रहे हैं, 2123 में भी ये बातें होंगी, 2223 में भी ये बातें होंगी, 2323 में भी ये बातें होंगी। तब के जो हमारे लोग होंगे, हमारे बच्चे होंगे, वो डॉक्टर अंबेडकर जी का ये एहसान मानेंगे कि वो किसी के डोरे में नहीं फंसे। अंबेडकर जी का ये एहसान मानेंगे कि वो देशद्रोही नहीं बने, देश के बंटवारे के अगुवा नहीं बने जिस प्रकार जिन्ना बने। और उनके मैसेज है भैया, शिक्षित बनो का जो सब, इससे शिक्षित बनो, इनका जो नारा है ये तो सभी के लिए है। संगठित बनो ये का जो नारा है ये तो सभी के लिए है। तो किसी महापुरुष को किसी एक जाति के साथ में जोड़ देना, ये बुद्धिजीवियों का काम तो कम से कम नहीं है। बुद्धिजीवियों का काम है व्यक्तित्व को निखारना। तुलसीदास जी की बहुत चौपाई लोग पढ़ते हैं कि को निरफ हमें कहानी,
तो को निरप हमें कहानी, माने कोई भी राजा बन जाओ, इस आधी चौपाई पर तुलसीदास जी के व्यक्तित्व को निर्धारित कर दिया जाता है। लेकिन तुलसीदास जी ने जिस परिस्थिति में ऐसा कहा और जिस परिस्थिति में डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा संगठित बनो, शिक्षित बनो, वो परिस्थितियां कौन सी? तुलसीदास रहे ना बनारस में और अकबर रहता है आगरा, आगरा से गुंडे भेजता है, उठा लाओ उसको, तुलसीदास को। गुंडे कहते हैं चल आगरा, अकबर ने बादशाह ने बुलाया और तुझे बनारस में देखना। तब वो कहने को वो नरकमा कहानी, तुम्हारा राजा मुझे क्या, मेरा क्या बिगाड़ लेगा? तब उस परिस्थिति में वो ऐसा कह रहा है। और तुलसीदास इस मायने में तुलसीदास है कि वो किसी अकबर जैसे की धमकी में नहीं आए, और अंबेडकर इस मामले में अंबेडकर है कि वो जिनके राज में सूरज नहीं छिपता था उनकी किसी चाल में नहीं आए। तो व्यक्तित्व के एक पक्ष को लेना, जैसे कोई व्यक्ति अच्छा भी होता है, कोई व्यक्ति गलत भी होता है, कहीं अच्छा होता है कहीं खराब होता है, तो किसी एक पक्ष को ही उजागर करना, अरे वो तो ऐसा है, वो तो ऐसी है, तो वो उस व्यक्ति के साथ में न्याय नहीं है। इसी तरीके से अंबेडकर जी के एक पक्ष को ही लेकर चलना, वो अंबेडकर जी के साथ में न्याय नहीं है। और बुद्धिजीवियों का काम है न्याय देना, न्याय दिलवाना, उसको ठीक परिप्रेक्ष्य में पेश करना। तो आज के इस अवसर पर अंबेडकर जी के जीवन के अलग अलग पहलुओं को समझना, सीखना, उनका हमारे जीवन में क्या योगदान हो सकता है, कम से कम इतना तो हो सकता है कि वो 18 घंटे पढ़ते थे तो हम 8 घंटे तो कम से कम पढ़े। वो समाज के बारे में चिंतित रहते थे और उनके इन पक्षों को उजागर करना कि अगर वो किसी के विरोध में थे तो फिर उसके साथ क्यों थे, अगर वो किसी के विरोध में थे तो उसके साथ क्यों थे। इसका मतलब कहीं ना कहीं व्यक्तित्व बोलने वाला अलग था और अंदर वाला अलग था। तो उनको हम गहराई से समझेंगे, उनके विचारों को समझने की कोशिश करेंगे और हम सही मैसेज अपने स्टूडेंट्स को देंगे। इतनी विनती करता हुआ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप लोगों ने धैर्य से सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की।